नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आप सबके लिए आज 10th क्लास का जो लेसन 1 है ज्योग्राफी का, उसमें संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षा के बिना व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं रहता है समाज में। आज हम लोग का टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन के वर्गीकरण का मतलब समझ में आ रहा है? वर्गीकरण का क्या मतलब है? हाँ, वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। मनुष्य के उपयोग में आने वाली वह सभी वस्तुएं जो उसके लिए जीवन उपयोगी हो, क्या होती है? संसाधन होती है। अब संसाधन को अध्ययन की सरलता के लिए विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है ना। कोई भी चीज को अगर वर्गीकरण किया जा रहा है तो उसको अध्ययन की सरलता के लिए उसका वर्गीकरण किया जाता है ना। इस बात को याद रखना है। तो संसाधन के वर्गीकरण में आज हम पढ़ेंगे कि कितने वर्गों में संसाधन को बांटा गया है। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। पहला जो वर्गीकरण हो गया है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो पैराग्राफ दे रहा है इसमें कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, पहले दे रहा है कि जैव और अजैव, है ना। तो जैविक चीजों के बारे में हम कल बताए थे। क्या बताए थे? फल फूल क्या होता है? जैविक चीजें होती है ना। अब इसको दे रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर भी दो वर्ग होता है, एगो नवीकरणीय, एगो क्या होता है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या? पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं, जिसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः उपयोग करने वाले दो वस्तु के नाम आप बता सकते हैं? हाँ। और अनवीकरणीय, हाँ, ये अनवीकरणीय क्यों? इनके निर्माण में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष का समय लग जाता है, तब यह निर्माण होते हैं। अब मान लो 1 लाख वर्ष तक कौन मानव जिंदा रहेगा? कोई जिंदा रहेगा नहीं। तो हम उपयोग कर पाएंगे दोबारा? अगर एक बार खत्म हो गया तो ना जाने हमारी कितनी पीढ़ियां बीत जाएगी, फिर भी इसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो इसका पहला है व्यक्तिगत। कुछ संसाधनें व्यक्तिगत होती है, जैसे अपने घर बनाया है और हम बोलेंगे हटो ये हमारा घर है, हम इसका प्रयोग करेंगे। तब क्या बोलेंगे? हाँ, पैसा दिया था क्या बनाने में कि आकर यहाँ पर रहेगा? ना तुम्हारा जमीन है, ना तुम्हारा घर है, ना पैसा दिया है, तो हम क्या रहने देंगे? तो वह संसाधन क्या हो गया? हमारा व्यक्तिगत हो गया। किताब आपका है तो आपका किताब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, तो खरीदा है या लिया है। दूसरा नंबर सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन उसको बोलते हैं जिस संसाधन में पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे उदाहरण के लिए पार्क भी है। यहाँ से अपने गांव से आप लोग आने में जिस सड़क का उपयोग किए, सड़क कैसा संसाधन है? सामुदायिक है, सबके लिए उपयोग। अगर आप बोलिए किसी को गए इस रोड पे तुम मत चलो, खाली हम ही चलेंगे, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? कहेगा हाँ, अरे खाली हमरो सबकी खातिर बनता है, सरकार सबके लिए बनाए, इसको बोलेगा ना वो। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? सामुदायिक। सामुदायिक यानी जिसको पूरे समुदाय का अधिकार हो। उसके बाद होता है राष्ट्रीय। देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिस पर राष्ट्र का केवल अधिकार होता है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिस पर विदेशों का भी अधिकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय, है ना। जिसका प्रयोग, जैसे हवाई अड्डा। हवाई अड्डा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वहां पर अंतरराष्ट्रीय मतलब सभी जगह लोग आते हैं, जाते हैं, उपयोग उसका करते हैं। विकास के स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, इन वर्गों में क्या किया गया है? संसाधनों को बांटा गया है। दिए गए चार्ट की मदद से भी संसाधन को समझा जा सकता है। चार्ट आप लोगों को पहले दिखाते हैं हम, तब अच्छा सा समझ में आएगा। प्राकृतिक और मानवीय संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इसमें भी दो वर्ग है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? एक नवीकरणीय है और एक क्या है? अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में हमने बता दिया है, पहले ही बताया है ना। तो नवीकरणीय में क्या हो गया? जैसे सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल, ये क्या है? नवीकरणीय या नवीकरणीय है। और जैव भी दे रहा है। इसमें भी जैव का दो प्रकार है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जैव मतलब जिसमें
जो सजीव हो, जिसमें जीवन पाया जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जैव। इसका दो वर्ग पाया गया है। अच्छी, जैव का मतलब क्या हुआ? जो जीवित हो, जिसमें जीवन पाया जाता हो, जो अपने जीवन को विकसित करता है। जैसे पेड़ पौधा निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता है कि नहीं, अपना विकास वो स्वयं करता है, सूर्य के प्रकाश से भोजन भी ग्रहण करता है ना। उसका थोड़ा प्रक्रिया अलग, लेकिन उसमें भी जीवन पाया जाता है। बीजों के द्वारा अपने नए पौधों को भी उत्पन्न करता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे दे रहा है कि वनस्पति भी क्या हो गया? जैव। और वन्य जीव तो खाई, वो तो दौड़ धूप रही रहे, वो बोलते भी है, चिल्लाते भी है, भूख भी लगेगा तो बताते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है। और कुत्ता को भूख लगा होगा, आपको अगर पाले उसको, तो आपको के दरवाजे पर आकर के चिल्लाने लगेगा, चिल्लाता है ना। बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है। तो क्या है? वो भी जीवित वस्तु है, जीवित प्राणी है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। अब यहाँ पे मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं, अब मात्रा एवं गुणवत्ता, यहाँ इसका भी दो है। क्या है? संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर मानवीय। अब मात्रा और गुणवत्ता, जैसे मान लीजिए, एक बात समझ लीजिए आप लोग, प्राकृतिक का दिया हुआ वस्तु और जो जैसे रूप में उसने दिया है प्रकृति में, उसी रूप में हम उसका प्रयोग करें तो क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। जैसे पेड़ में लगा हुआ फल को तोड़ते हम लोग, उसका उपयोग करते, खाते हैं, तो क्या है? उसमें हम अपना हमारा कोई योगदान है नहीं, स्वतः वो उत्पन्न होता है, स्वतः उसमें फल लगता है, और हम लोग सिर्फ खाने का काम करते हैं। हवा क्या है? जल क्या है? क्योंकि जैसा प्रकृति ने दिया है, उसी रूप में हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या हो गया? और जिस संसाधन में मानव का हस्तक्षेप हो गया, यानी कि मानव ने अपना हस्तक्षेप कर दिया। जैसे पेड़ है, और पेड़ को हमने काट करके हमने तकनीक के माध्यम से उसका चिराई करके पटरा का निर्माण किया, उसको बेंच का आकार दिया, विभिन्न औजारों का उपयोग किया जाता है ना। यह क्या हो गया? मानवीय संसाधन। क्लियर है ना कि मानवीय और प्राकृतिक संसाधन में क्या अंतर होगा? कि मानव का क्रियाकलाप उसमें जुड़ा हुआ होता है, मानवीय। हाँ, तो बेंच, कुर्सी, टेबुल, सोफा। अच्छा, तो आप एक बात ये बताइए, इसमें मात्रा और गुणवत्ता होता है? मानवीय संसाधन में मात्रा एवं गुणवत्ता होता है? बिल्कुल होता है ना। क्यों? बेंच बना है तो बेंच का मात्रा होगा ना। कौ बेंच बना है? 100 गो। गुणवत्ता कैसा, क्वालिटी क्या है? देखते ना लोग, कपड़ा बना हुआ है, कितना पीस कपड़ा बना हुआ है? जैसे 1000 पीस बना कपड़ा, 100 पीस बन रहा है कपड़ा, और फिर उसका क्वालिटी देखा जाता है कि ये कौन सा कपड़ा है, सूती है, पॉलिस्टर है, कैसा कपड़ा है। तो गुणवत्ता भी होता है और मात्रा भी होता है इसकी। पुनः चक्रीय में क्या है? धातु। अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? अचक्रीय है। अचक्रीय का मतलब क्या है? जिसमें अ लगता है वह नहीं, पुनः उसका निर्माण नहीं हो सकता, वह क्या हो गया? अचक्रणीय। और जिसका पुनः निर्माण हो सकता है वह क्या हो गया? तो जैसे धातु क्या है? जीवाश्म ईंधन। हाँ, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है, तब तक मानव जाति की कितनी सभ्यताएं आएंगी और चले जाएंगी। इसलिए क्या है? यह अचक्रीय, इसका दोबारा प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। संसाधन के प्रकार आप पढ़ेंगे। संसाधन के प्रकार में क्या दे रहा है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति मतलब क्या होता है? जन्म या निर्माण। निर्माण के आधार पर क्या हुआ? दो प्रकार दे रहा है। जैव संसाधन, जैसे ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। क्या कह रहा है इसमें? ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल यानी कि जीवित मंडल जो होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है, जैव मंडल उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? जीवन पाया जाता है। जैव मंडल से कैसे कैसे संसाधनों की प्राप्ति होती है, ऐसे प्रश्न बनता है। जीवन इसमें दिया भी है प्राणी समुदाय, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है वह क्या होता है? जैव मंडल के अंदर। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु, खनिज आदि। चट्टान जो होता है वो निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। तो वही कह रहा है कि धातु भी जो होता है, लोहा क्या है? लोहा क्या है? धातु है। तो लोहा क्या है? निर्जीव है। हाँ, उसके बाद दे रहा है खनिज को भी जो प्राप्ति होता है भूमि के अंदर स्वभाव में क्या है? निर्जीव होता है। तो ये सभी वस्तु क्या है? ये सभी वस्तु किसके अंदर आएगी? अजैव संसाधन के अंतर्गत। देखिए, उपयोगिता के आधार का मतलब क्या हुआ? उपयोग करने में जिन जिन तरीकों का हम प्रयोग करते हैं वह क्या हो गया? उपयोगिता के आधार पर। तो नवीकरणीय संसाधन,
पहला इसमें क्या है, नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, वह क्या होते हैं? हाँ, इसमें क्या है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं अन्य प्राणी, क्या कहते हैं इसमें? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? हमने एक बार हमारा सौर प्लेट चार्ज हुआ, उसके बाद 24 घंटे के बाद वह चार्ज खत्म हो गया, तो दोबारा उसको हम चार्ज करते हैं ना, यह क्या हुआ? नवीकरणीय संसाधन, रोज नवीकरणीय होता है। और सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त होने वाला है? जब तक सूर्य का प्रकाश समाप्त हुआ तब तक हमको लगता है कि हमारी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। ये भी आप लोग पता ही है, एक चीज दे रहा है, पहले ही बता दिया इसके बारे में। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, वो समय दिया हुआ था ना, देखिए यही हम आप लोगों के बारे में बोलते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिसे आप दे दिया। पहले क्या था, पहले इसका एक डिफिनेशन मतलब एक बारे में बताया कि स्वामित्व का आधार होता है, व्यक्तिगत होता है, राष्ट्रीय होता है, सामुदायिक होता है ना। अब देखिए, अब इसको विस्तार कर दिया, अब इसमें दे रहा है कि स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, फिर देगा कि राष्ट्रीय आधार पर इतने प्रकार होते हैं, फिर देगा अंतरराष्ट्रीय प्रकार आधार पर इतने प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे इसमें दे रहा है ना, वही चीज आपको आगे चल के जब आप 10th क्लास में, अभी आपको इतना पढ़ना है, 12th क्लास में जब आप जाइएगा तो इसको और विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी से अपना बेस मजबूत कर लो, है ना। जब बेस मजबूत होगा, जब आपका जड़ मजबूत होगा, तभी आगे अच्छा रहेगा। बार बार हम एक बात बताते हैं, और सही बात है कि आगे चलकर इसमें कोई भी वीडियो सीओ, डीएम, एसपी बनना चाहेगा कि नहीं? किसी का सपना हो सकता है, या कोई भी नौकरी का तैयारी करेगा ना, कंपटीशन फेस करेगा, तो उसमें सब पढ़ना है। ये सब आप जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सब के बारे में पढ़ना है, कोई विषय छूटेगा नहीं, है ना। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? घड़ी, जैसे घड़ी है, घड़ी क्या है? इनका घड़ी भी मांगेगा तो ये दे सकती हैं किसी को? नहीं देंगे भी, तो हमेशा के लिए नहीं, 1 दिन 2 दिन के लिए, चलो भाई पहन कर चल जाओ, शादी में जाना है पहन कर चल जाओ। शादी में आते ही क्या बोलेंगी? हेलो, हमारे घड़ी ला के जल्दी दे दे, तुम कहेंगी ना। अब लड़का में भी तो कोई भी है, साइकिल है आपका, तो आप साइकिल किसी को दे सकते हैं? अपना उधार में दे सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से कह रही है कि मानवीय व्यक्तिगत संसाधन, यानी जिसका उपयोग ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर का अन्य जायदाद जिस पर लोगों की निजी स्वामित्व होता है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे साधन है ना? नहीं है, जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। आपके पास 2 बीघा जमीन है, आपके पड़ोसी का एक हमको दे दो जमीन, चाहिए, वो बोलेगा कि हमारा जमीन है, तब आप दे सकते हैं? नहीं, यह हमारे निजी उपयोग के लिए है ना। तो यह जमीन जायदाद क्या है? यह व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन बताइए कि है, बताइए सामुदायिक संसाधन आप लोग बताइए। बोर्ड पर नहीं देखना है, ऐसे खड़ा होकर बताइए। चलिए हम चारों पूछ रहे हैं, चारों आप लोग बताना है ना, चारों के बारे में। 4 को है ना, व्यक्तिगत संसाधन है ना, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय नहीं पता है? अच्छा ये बात बताओ, एक बात बताओ, जो सीमा पर फौज खड़ी रहती है वो क्या है, कैसी संपत्ति है, कैसी संसाधन है? हमारे जो टैंक बारूद बोले हैं, ये कैसा संसाधन है? क्यों? हम अपने सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं ना। ट्रेन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। अंतरराष्ट्रीय जिस पर क्या होता है, पूरे विश्व का अधिकार होता है, वह क्या हो गया? जैसे क्यों?
क्योंकि उस पर अंतरराष्ट्रीय प्लेन नहीं उतरती है, हवाई जहाज उतरती है, आना जाना सब होता है। मतलब उसका उपयोग अमेरिका के भी लोग करते हैं। अमेरिका के लोग हमारे हवाई जहाज पाते हैं तो क्या वहां पे जो गार्ड वाला होता है वो कहता है भागो भागो, ये हमारा है नहीं ना भाई। अंतरराष्ट्रीय हवाई उसका नाम ही होता है, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज नाम होता है ना, कोई होता है नाम राष्ट्रीय हवाई जहाज होता है ना। तब समझ में आ गया राष्ट्रीय संसाधन। आप ही खड़ा हुए, आप बताइए राष्ट्रीय संसाधन क्या है। हाँ उदाहरण दो बताइए। देख जब तक आप लोग जैसे में नहीं बता सकेंगे तब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उदाहरण जानना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के माध्यम से क्या होता है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं हम लोग। चलिए बढ़ जाइए, आप बताइए, आप खड़ा हुए। राष्ट्रीय संसाधन उपयोग होता है अस्पताल स्कूल। हाँ ये भी सही है, बैठिए। नेशनल यूनिवर्सिटी होती है, स्कूल होता है, अस्पताल होता है, ये भी सही है। नहीं तो सार्वजनिक में आ जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल जो सार्वजनिक में आ जाएगा, राष्ट्रीय में नहीं आएगा। हाँ राष्ट्रीय के बारे में बताएं ना, जो संपत्ति राष्ट्र का होता है। जैसे मोटा मोटी उदाहरण लीजिए, देश हमारा देश क्या है, राष्ट्रीय, या हमारा देश है जो क्या है राष्ट्रीय, सिर्फ भारत का ही अधिकार है इस पर। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार तो वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। हम बताएं वही चीज दे रहा है इसमें। सरकार के अंदर आती है सारे संसाधन। भारत देश क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्यों, इसका गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का अधीन सभी चीजें है। अपने अपने गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लाइन रोड पास करना है, उसको लिख दिया जाता है ना, क्या केंद्र सरकार द्वारा यह भूमि अधिकृत किया गया, अधिग्रहण किया गया है। यानी केंद्र सरकार ने इस भूमि को ले लिया है और उन्हें क्या करेंगे, वो इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे, राष्ट्रीय मार्ग बनाएंगे, 4 लाइन बनाएंगे, है ना। सब वे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन एवं वनीय एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र यानी क्या, हमारे भारत भू प्रॉपर्टी से यानी कि भूभाग से जो समुद्री तल लगे हुए हैं, समुद्री तल से यानी जहां पर हमारा भूमि खत्म हो रहा है वहां समुद्र तल स्टार्ट हो रहा है। जैसे मुंबई है, मुंबई में क्या है, मुंबई में समुद्र तल लगा, समुद्र सटा हुआ है ना मुंबई से, तो मुंबई का जो लास्ट किनारा है मुंबई का, वहां से 200 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र क्या होगा, राष्ट्रीय हम लोग का होगा, हम लोग का अधीन होगा। यानी कि मान लो यहाँ हमारा भूमि खत्म हो रहा है और यहाँ से 200 किलोमीटर तक जो समुद्र है वह समुद्र किसके अंदर का रहेगा, हम भारत के अंदर का रहेगा। भारत के सीमा से सटी हुई जितनी भी समुद्र है उस वहां से उस भूमि जहां अंत कर रही है भारत की भूमि, वहां से 200 किलोमीटर तक की समुद्र तल समुद्र क्या कहलाएगा, भारत का यह संसाधन है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है नीला, ये सब क्या है, समुद्र है। तो ये भारत के नक्शा में उतना ही दिया हुआ है जितना भारत का अधीन आता है ना। देखो अब यहाँ से ये जहाँ भू प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है भारत देश का, यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक दूरी तक समुद्र क्या है, भारत का समुद्र, हम लोग का अपना समुद्र है। हम चाहे तो उसका मछली खा सकते हैं, उस मछली को निकाल करके फेंक सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। या फिर उसके अंदर जो खनिज निकलेगा, जो तत्व निकलेगा, वो सभी का प्रयोग कौन करेगा, भारत देश करेगा। यहाँ तक भारत अपना सुरक्षा के लिए क्या करता है, पनडुब्बी जहाज भी रखता है 200 किलोमीटर तक। तो वही बात इसमें दे रहा है कि भारत की सीमा से सटे हुए जितने भी समुद्र है, उस समुद्र का 200 किलोमीटर तक दूरी तक क्या है, वो समुद्र किसके अंदर है, भारत के अंदर। अगर यह निर्धारण नहीं होगा तो जितना भी देश है, मान लो अगर हमारे देश से सटा हुआ है तो हम बोलेंगे देखो हमारे देश से सटा हुआ समुद्र, यहाँ से वहां तक पूरा समुद्र हमारा है, बोल सकते कि नहीं। अब फिर आगे चलो मान लो श्रीलंका है, श्रीलंका से भी सटा हुआ है, श्रीलंका बोले आप ही का तो सही, हमारा क्यों है, क्योंकि हमारे छोड़ दीजिए।
क्या बोलेगा कि हमारा भी जो सीमा है वो क्या है, समुद्र से सटा हुआ है, ये हमारा भी होगा, तो विवाद होगा कि नहीं ऐसे। इस विवाद को निपटारे के लिए अब निर्धारित कर दिया गया है कि प्रत्येक देश से सटे समुद्री तट जितने समुद्र है, भारतीय सीमा हो या किसी भी देश की सीमा हो, सीमा से सटे हुए जितने भी समुद्र है, उस समुद्र कितना दूर तक उसका होगा, उस देश का 200 किलोमीटर तक, ठीक ना। जैसे एक उदाहरण मान लो, कई नदी है ना, काव नदी का जो जितना तक काव नदी है बड़ा नहीं, इतना मान लो कि इतना चौड़ाई है, इस चौड़ाई से जहाँ नदी समाप्त हो रहा है तो वहां से, और ये दयालगंज का जो पुल है वहां तक क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि राजपुर है ना। तो उसी प्रकार से समुद्र का भी निर्धारण किया गया है। सर हट आ गया नहीं समझ में नहीं आया तो अभी सर जरूरत है आने वाले समय में। अच्छा रुक जाइए, समझा लेंगे, इसको समझा लेते हैं, फिर उसके बाद रोज होता है। अभी सुबह हो रहा था, होटल मंगा थे। रुकिए तो क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं कि ये किसका क्षेत्र है, राजपुर का क्षेत्र है, बोलते हैं ना। उसी प्रकार से मान लो कि जो नदी है वो भारत देश का सीमा है, और ये जितना प्रतापगंज के बीच में यहाँ तक जितना ही है ये समुद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर मान लो होता है, तो ये किसका क्षेत्र कहा जाएगा, भारत का। नदी को मान लो कि भारत है। जैसे उदाहरण साधारण मान तुमको हिस्से नहीं, बेंच है ना, बेंच भारत का सीमा हो गया है ना। यहाँ समुद्र स्टार्ट हो रहा है, और समुद्र कहाँ तक जा रहा है, पूरा उधर तक जा रहा है, करमकीला उधर विष्णुपुर गाँव सब जगह जा रहा है, कपसिया सब समुद्र है ना। लेकिन तुम यह नहीं कह सकती हो कि इस सीमा के बाद वहां तक समुद्र हमारा ही नहीं। कितना तक हम लोग कह सकते हैं समुद्र हमारा है, 200 किलोमीटर तक। अब समझ में आया सबको, सिंपल था समझना, दिमाग नहीं लगा रहे तुम लोग। आगे आप लोग समझ में उधर पीछे, तो बस यही है, 200 किलोमीटर तक निर्धारित किया गया है, वही इसमें बता रहा है ना। भारत देश में जितने भी संसाधन है एक तरह से वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। जितनी भी वस्तु है क्यों, सब वस्तु भारत की है। जितनी भूमि, हम लोग किस देश के निवासी हैं, भारत देश के है ना। मान लो कि भारत में हम लोग देश में 100 कोई विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय क्या हुआ, तो किसका विश्वविद्यालय है, विदेश में तुम क्या बोलोगे, भारत में। क्या हुआ, राष्ट्रीय संसाधन हुआ कि नहीं। तुम लोग इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यह सभी सेम लग रहा है, देखने में समझने में लग रहा है ना, सब सेम है। अब थोड़ा बहुत इसमें समझना है, समझोगे तो आ जाएगा। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को वैधानिक मतलब क्या होता है, कानूनी। विधान का मतलब क्या होता है, कानूनी वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। यानी कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण, जैसे हमारा जमीन है ना, तो हमारे जमीन को सरकार अपने अंदर ले सकती है। क्यों, यदि उस जमीन को लेने से समाज का कल्याण होता है। जैसे हवाई 4 लाइन बनाया जाता है या सड़क निर्माण किया जाता है, तो आसपास में जितने भी भूमि जिसकी आती है वो सब सरकार ले लेती है कि नहीं, और उसके बदले में सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। तो सड़क बनेगा तो उससे क्या है, आम जनता का हित है कि नहीं, आम जनता की भलाई है ना, हम सभी की भलाई है। सड़क बन जाएगा तो हम लोग यातायात में क्या होगी, सुविधा होती है, आने जाने में सुविधा होती है। तो कानूनी तौर पर क्या सरकार का अधिकार है। ठीक है, हमारा व्यक्तिगत संसाधन है, हमारा घर हो या हमारा जमीन हो, लेकिन अगर वह जमीन सड़क पास हुआ और उसके अंदर आ गया और उससे पूरे समाज का कल्याण हो सकता है, तो वह जमीन सरकार अपने अधीन ले सकती है और उसको राष्ट्रीय संसाधन बना सकती है। व्यक्तिगत संसाधन से राष्ट्रीय संसाधन वह बन सकता है ना। और उसके बदले में आपको क्या करेगी, सरकार मुआवजा देगी, तो उससे दोगुना रकम दिया जाता है भूमि का। 1 लाख का भूमि है, 2 लाख रुपया आपको मिलेगा, 2.5 लाख मिलेगा। देखिए, अगर कहीं डाउट आ रहा है आप लोगों को, डाउट पूछिए अपना, जो आपके मन में डाउट है उसको पूछ कर आप क्लियर कर लीजिए। उसमें क्या दिक्कत है, हमें आपको खड़ा है किस लिए, बताने के लिए।